आरती आराम से बैठकर घर में टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ आरती की माँ नीलम बाहर से सब्जियां लेकर आती है और आरती को आराम करते हुए देखकर बोलती है, मैं यहाँ तुझे ये बोलकर घर से गई थी कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तू खाना बना लियो, और तू यहाँ आराम से बैठी हुई है। अरे खाना कब बनेगा, कब हम लोग खाएंगे? तेरे पापा का भी आने का समय हो रहा है। माँ, मेरा मन नहीं कर रहा आज खाना बनाने का, आप खुद ही बना लो ना। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे अब ये बोलते हुए? अरे अब तो तू जवान हो गई है, कल को तेरी शादी होगी, तेरी सास तुझसे काम करने को कहेगी, तब भी तू क्या यही कहेगी कि मेरा मन नहीं है? माँ, मैं रोज सुबह शाम दोनों टाइम का खाना बना रही हूँ। अरे कभी कभी इंसान का भी मन नहीं होता काम करने का या खाना बनाने का, इतना तो आप खुद भी कर सकती हो। अरे मेरी अब क्या ये उम्र है कि अब भी मैं अपने निकम्मे बच्चों के लिए रोटी बनाती रहूं, जो खुद के लिए खाना नहीं बना सकते हैं और क्या ही करेंगे। कल को आपकी बहुएं आ जाएंगी, तब आप अपनी बहुओं पर ऐसे हुक्म चलाना। यहाँ तो आप मुझसे हर रोज कुछ अलग अलग बनवाती हो, जब बहुएं आएंगी ना, जो वो बनाएंगी वही खाना पड़ेगा चुपचाप। हे भगवान, इतनी भाग दौड़ में मैं तो भूल ही गई कि तेरे दोनों भाइयों का हल्दी वाला कुर्ता दिया था सिलने के लिए, दर्जी के यहाँ से वो भी लेकर आना है। भगवान क्या होगा, दोनों बेटों की शादी है सर पर, अब क्या होगा? कुछ भी काम नहीं हुआ है। माँ कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं खाना बना दूंगी और कल सुबह जाकर कुर्ता भी ले आऊंगी। मुझे पता है आपको दोनों भैया की शादी की टेंशन रहती है। टेंशन भी होगी क्यों नहीं, दोनों लड़कों ने खुद ही लड़की पसंद करी है, ऊपर से दोनों की शादी भी एक ही दिन है, इतनी सारी तैयारी करनी है, टेंशन तो होगी ही ना। माँ मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रही हो? सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा। आप बाहर का सारा काम मुझे दे देना, मैं कर लूंगी। और सॉरी, मैंने आपकी चिंता नहीं समझी। तेरी बातों का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि जितना जल्दी तू बोलती है उससे ज्यादा जल्दी तो तू माफी मांग लेती है। काश मेरी दोनों बहुएं भी तेरी तरह ही हों। नीलम अपने दोनों बेटों की शादी की तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद उसके दोनों बेटों की शादी का दिन आने ही वाला था। शादी की तैयारी में दिन ऐसे निकलते हैं कि देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। नीलम के दोनों बेटों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है और नीलम की बड़ी बहू सोनाली, जो कि थोड़ी मोटी थी, और छोटी बहू पूजा, जो पतली थी, दोनों घर आ जाती हैं। नीलम आरती उन दोनों का घर में स्वागत करती हैं। अब से तुम इस घर की बहुएं हो, तो तुम दोनों को ही पूरा घर संभालना होगा। जी माँ जी, और हमारी अपनी पसंद से शादी हो रही है, और आप भी अपने दिल में कोई गिला शिकवा मत रखना। आपने हमें स्वीकार कर लिया है तो हम भी आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करने से आधी समस्या हल हो जाती है। माँ, दोनों भाभी भी काफी थक गई हैं और हम सब भी बहुत थक गए हैं, तो शादी के बाद की सारी रस्में बाद में नहीं हो सकती क्या? अभी हम आराम कर लेते हैं ना। नहीं बेटा, रस्में तो बहुत जरूरी होती हैं और जल्दी खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही तो है। असली रस्म तो कल सुबह होगी, जिसमें मेरी दोनों बहुएं अपने हाथ का खाना बनाकर सबको खिलाएंगी। चलो अब जल्दी से थोड़ी बहुत रस्म करके खत्म कर लेते हैं, फिर कल तुम दोनों पहली रसोई की रस्म कर लेना। सब लोग अब रस्मों में लग जाते हैं और कुछ देर बाद थककर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और नीलम की दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं नहा धोकर। जेठानी जी, आपने कुछ सोचा है कि आप क्या बनाने वाली हो अपनी पहली रसोई की रस्म में? हाँ, सोचा तो काफी कुछ है। वैसे तो पहली रसोई की रस्म में कुछ मीठा ही बनता है, लेकिन मैं थोड़ी अलग बहू हूँ ना, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी डिश बनाने वाली हूँ अपनी पहली रसोई की रस्म में। जेठानी जी, आपको देखकर तो मुझे भी हिम्मत मिल गई, वरना तो मैं अब तक घबरा ही रही थी कि क्या बनाऊं खाने में, कहीं किसी को कुछ बुरा लग गया तो। अरे पूजा, तुम इतना घबराओ मत, रस्म ही तो है, पूरे दिल से बनाओगी तो सबको अच्छा ही लगेगा। सोनाली और पूजा दोनों खाने की तैयारियां करने लगते हैं और जैसे ही सोनाली चूल्हा जलाने जाती है तभी वहाँ नीलम आ जाती है और चूल्हा जलाने से रोक देती है। माँ जी, क्या हो गया? आपने मुझे चूल्हा जलाने से क्यों रोक दिया? भूल गई क्या आप कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, हमें सबके लिए खाना बनाना है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, लेकिन अब तुम दोनों कुछ भी नहीं बनाओगी। वो क्या है ना कि हमारे पुराने पंडित जी, जिन्हें हम बहुत मानते हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने मना किया है कि आज तुम दोनों की कोई रस्म नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने चूल्हा जलाया तो कुछ अशुभ हो सकता है।
नीलम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक मोटी और पतली बहू ने अपने ससुराल में कुछ भी नहीं बनाया था खाने को। कुछ दिनों बाद नीलम जल्दी से अपने घर में सबको बुलाती है और बोलती है, अभी अभी मुझे पंडित जी का फिर से फोन आया था और उन्होंने कहा कि अगला 1 घंटा बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय मैं पहली रसोई की रस्म करवा सकती हूँ। इसका मतलब माँ, आज मेरी दोनों भाभीियों की पहली रसोई की रस्म होगी। हाँ बिल्कुल, और इस 1 घंटे में तुम दोनों को जल्दी से खाना बनाना पड़ेगा, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और खाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माँ जी, लेकिन 1 घंटे में हम कैसे पूरा खाना बना सकते हैं? ऊपर से चूल्हा भी एक ही है, कैसे होगा? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम दोनों के पास बस 1 घंटे का समय है और 5 मिनट बाद तुम दोनों का वो 1 घंटा शुरू होने वाला है। दोनों बहुएं जल्दी से रसोई में जाती हैं और फटाफट से अपनी पहली रसोई की तैयारियों में लग जाती हैं। उस दौरान वापस नीलम आती है और बोलती है, रुक जाओ बहुओं, मुझे फिर से पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आज पंचांग के हिसाब से आज मुहूर्त ही नहीं है, अब कल सुबह 8 बजे का मुहूर्त है। माँ जी, ये क्या लगा रखा है? अरे हमारी शादी को तो अब 15 दिन होने वाले हैं और अब तक हमने हमारी पहली रसोई की रस्म तक नहीं की। बड़ी मुश्किलों से आज कर रहे थे तो फिर आपके पंडित जी ने मना कर दिया। माँ जी, अगर ऐसे ही पंडित जी मना करते रहेंगे फिर तो हो गई हमारी पहली रसोई की रस्म। ऐसे नहीं बोलते हैं बहुओं। अरे कोई शुभ काम करने के लिए मुहूर्त तो देख लेना ही चाहिए ना। वैसे भी पहले रसोई की रस्म इसलिए नहीं होती कि बहू के हाथ का खाना खाएं हम, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि बहू हमारे घर की अन्नपूर्णा है। तो अब तक जो हमने तैयारी की थी वो खराब हो गई, छोड़ दे वापस से। हाँ बहू, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। पंडित जी ने मना किया है तो मैं उनकी बात काट कैसे सकती हूँ। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, कल सुबह अच्छा मुहूर्त है। वैसे भी एक बार पहली रसोई की रस्म हो जाए उसके बाद तुम दोनों को हमेशा के लिए रसोई संभालनी ही है। नीलम अपनी बहुओं को फिर से मना कर देती है और मोटी पतली बहुएं छोड़कर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं अपनी सास के उठने से पहले ही अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लग जाती हैं और दोनों नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद नीलम, आरती और पड़ोसन विमला भी आ जाती हैं। तभी सोनाली बोलती है, ये देखिए, दलिया, खिचड़ी, सलाद, शरीर को फिट रखने की सारी चीजें बनाई है मैंने। छोले भटूरे, मलाई चाप, नान, पूड़ी, आलू के पराठे, सब कुछ बनाया है। अरे नीलम, तेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। मोटी बहू ने सेहतमंद खाना बनाया और पतली बहू ने स्वाद का खाना बनाया। किस्मत हो तो तेरे जैसी। लगता है मुहूर्त में पहले रसोई करवाने का यही फायदा हुआ है। सब लोग हंसने लग जाते हैं और मोटी पतली दोनों बहुओं की रसोई कामयाब हो जाती है। सुषमा अपने दोनों बेटे की शादी एक ही दिन मंडप में करती है और एक दिन सुषमा की दोनों बहुएं अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती हैं। बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम दोनों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आकर कहना। अरे सुषमा, क्या बात है, तू तो एक साथ दो बहुओं की सास बन गई है। अब आई हूँ तो जरा बहू का मुंह दिखाई तो करवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो रही मेरी दोनों बहुएं, जाकर देख ले। अब विमला भी सुषमा की दोनों बहुओं में से बड़ी बहू का घूंघट उठाकर उसकी मुंह दिखाई करती है। तेरी बड़ी वाली बहू तो बहुत सुंदर है और पतली भी है, लेकिन छोटी बहू थोड़ी मोटी है। लेकिन कोई बात नहीं, तेरी पसंद को भला कैसे टाल सकता है कोई। हाँ हाँ, पसंद तो मेरी ही है। अब तुम मेरी पसंद पर शक मत कर। सुषमा की नई नवेली बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म तो पूरे दिन चल रही थी और ऐसे में लोगों का आना जाना भी लगा हुआ था। लेकिन सुषमा कुछ देर बाद ही अपनी दोनों बहुओं को उनके कमरे में लेकर जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में तो इतनी थक गई हूँ कि अगर मैं अभी सोई तो अगले सुबह ही नींद खुलेगी मेरी। सही कह रही हैं दीदी आप, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन मुझे आराम से ज्यादा तो कल की चिंता हो रही है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद पहली रसोई की भी रस्म करनी है। अब भी ये भी मुसीबत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना अच्छा बनाना जानती हूँ। लेकिन दीदी जी, मैं तो खाना बनाते बनाते ही आधा खाना खा जाती हूँ। मेरी अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मेरे साथ ऐसा ही रहा तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लेकिन हमें कल के लिए सोचना चाहिए कि पहली रसोई में क्या ऐसा बनाए जो माँ जी जिंदगी भर भूल ना पाए।
इसी टेंशन में अब सुषमा की दोनों बहुएं आराम करने लग जाती हैं। देर शाम जब सुषमा अपनी बहू के कमरे में पहुंचती हैं और अपनी बहुओं से कहती है, तुम दोनों बहुएं ध्यान से सुन लो और समझ लो, कल तुम दोनों की पहली रसोई है और मेरी बड़ी दीदी तुम दोनों की मुंह दिखाई और रसोई की पहली रस्म के लिए यहाँ आ रही हैं। तो मुझे कोई ऐसा मौका मत देना कि मैं तुम दोनों को उनके सामने खरी खोटी सुनाऊं। हाँ जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे। हम ऐसी कोई गलती ही नहीं करेंगे जिससे आपकी बदनामी हो। लेकिन कल पहली रसोई में बनाएं क्या? हाँ माँ जी, आप ये तो बता दीजिए कल पहली रसोई में क्या बनाना है। कल पहली रसोई में तुम दोनों को कुछ ऐसा बनाना है जिसे खाकर दीदी कहें कि सुषमा तू बहुएं तो लाखों में एक लाई है। ठीक है माँ जी, हमें जो सबसे अच्छा बनाना आता है हम अपनी तरफ से वही बनाएंगे। अब अगले दिन सुबह की शुरुआत के साथ ही सुषमा की बड़ी बहू नेहा और छोटी बहू नीलम पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए किचन में जाते हैं। नीलम, तू अपनी पहली रसोई में क्या बना रही है? जरा मुझे भी बता दे ताकि हम एक ही तरह का खाना ना बना दे। बना तो मैं मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज्जा यही सब रही हूँ, लेकिन आप क्या बना रही हैं? क्या तू अपनी पहली रसोई में बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैगी ये सब बनाएगी? जैसी तू है वैसा ही तेरा खाना है। लेकिन दीदी, आप खाने में क्या बना रही हैं? मैं खाने में गुलाब जामुन, खीर, पनीर, पुलाव यही सब बना रही हूँ क्योंकि मौसी सास किसी भी समय आ रही होंगी। सुषमा की दोनों बहुएं अब अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की बहन मधुरिमा का आना होता है। दीदी बड़े दिन बाद दिख रही हो, कितनी बदल गई हो आप। हाँ, पहले से पतली हो गई हूँ। वैसे तू भी पहले से अच्छी लग रही है। और तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? दीदी आप आइए और बैठिए। वो दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने में लगी हुई हैं। किचन में खाना बना रही हैं। ठीक है, वो तो खाकर पता चलेगा ना कि तेरी दोनों बहुएं खाना कैसा बनाती हैं। हाँ दीदी, वैसे आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई अभी तक तो। लेकिन यहाँ का पता नहीं बहुएं कैसी हैं, मेरी इज्जत करेंगी भी या नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी दोनों ही बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। अभी आप उन्हें देखेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। सुषमा और उसकी बहन मधुरिमा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी विमला वहाँ पर आ जाती है और विमला मधुरिमा को देखकर बहुत खुश होती है। दीदी मुझे पहचाना? मैं यहीं पास में रहती हूँ, सुषमा की पड़ोसन विमला हूँ। हाँ हाँ, पहचान गई विमला तुझे भला कौन भूल सकता है। अगर तू कभी भिखारियों की लाइन में खड़ी भी होगी ना तो सबसे पहले मैं तुझे पैसा दूंगी क्योंकि तेरी शक्ल ही ऐसी है। दीदी आप तो बड़ी ही मजाकिया हैं। विमला तू दीदी की बातों का बुरा मत मानियो, दीदी मजाक कर रही थी। इधर मधुरिमा और विमला बात ही कर रहे होते हैं। तभी सुषमा किचन में पहुंचकर अपनी बहुओं से कहती है, अरे बहुओं, तुम दोनों का अब तक खाना नहीं बना क्या? अरे वो दीदी आ चुकी हैं और वो तुम दोनों से मिलना चाहती हैं। हाँ माँ जी, बस खाना तो तैयार है। अब मैं थोड़ी देर में ही खाना लगाकर बाहर आती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मेरा भी खाना तैयार है। मैं भी दीदी के साथ टेबल पर खाना लगा कर आती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद बहुएं खाना टेबल पर लगा देती हैं और मधुरिमा, नेहा और नीलम दोनों की मुंह दिखाई करती है। सुषमा, तू बड़ी बहू तो ठीक ठाक लाई है, लेकिन ये तेरी छोटी बहू कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं है? ऐसा लग रहा है तू बहू नहीं, किसी ट्रक का टायर लेकर आई है। क्या बात है मधुरिमा दीदी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। नहीं नहीं, दोनों ही बहुएं अच्छी है। ये तो बस थोड़ा काम काज करेगी तो पतली हो जाएगी। मैंने तुझे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाई थी, लेकिन तुझे तो अपने पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करानी थी। और देख तू कैसी बहुएं लाई है, एक कुछ ज्यादा ही मोटी है और एक कुछ ज्यादा ही पतली है। अब सुषमा की दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के बाद सुषमा की बड़ी बहन मधुरिमा सुषमा की बहू के हाथों का बना खाना खाने के लिए पहुंचती हैं। लेकिन वो खाने की टेबल पर देखती है एक पिज्जा की एक स्लाइस, आधा बर्गर और थोड़ी सी मैगी भी वहाँ पर रखी हुई थी। दूसरी तरफ गुलाब जामुन, खीर, पनीर, पुलाव और पूरी रखी हुई थी। अरे बहू, ये पिज्जा, बर्गर और मैगी किसने बनाया है? और बनाया तो बनाया, बस ये एक पिज्जा, आधा बर्गर और थोड़ी सी मैगी, ये सब क्या है? माँ जी, नीलम ने तो पिज्जा, बर्गर और मैगी बनाते बनाते आधा से ज्यादा तो खुद खाया है और जब मैंने देखा तब इतना ही बचा था। हमारी एक गंदी आदत है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ और खाना अच्छा हो तो वो खाना किसी के पास पहुँचने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। लेकिन वो तो भला हो दीदी का,
जिन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। सुषमा, देख रही है तू अपनी बहुओं को? ये तो अभी से खाना बनाते बनाते खा रही हैं। तू सोच आगे के दिनों में तेरा क्या होगा। तेरे तो कर्म ही फूट गए। सुषमा ये सब अपनी दीदी के मुंह से सुनकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी बहू को इस वक्त कुछ भी नहीं कहती। लेकिन अगले दिन वो अपनी बहन मधुरिमा के चले जाने के बाद अपनी मोटी बहू की क्लास लेती है। जैसा तेरा शरीर है वैसी ही तेरी अकल होती जा रही है, बैल बुद्धि कहीं की। तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि खाना बनाते हुए खाना जूठा करना कितना बड़ा पाप होता है। कम से कम मेहमानों के सामने तो मेरी इज्जत रख लेती। माँ जी, मैंने कहा ना, मुझे खाना बनाते वक्त खाने की आदत है, इसमें मेरी क्या गलती है? और बड़ी बहू तूने क्या गुलाब जामुन बनाया था? ऐसा लग रहा था कि किसी को फेंक कर मार दे तो उसके सर से खून निकल आए। और खीर में तो चीनी की जगह नमक था। तुम दोनों की पहली रसोई को मैं क्या, विमला और मेरी दीदी भी मरते दम तक याद रखेंगी। सुषमा अपनी दोनों बहुओं की पहली रसोई में बने खाने को देखकर अपना सर पीट लेती है। एक ने तो पिज्जा, बर्गर, मैगी बनाया था और उसमें से इतना सा बचाया जिसे खाकर कोई तारीफ भी न कर पाए। और दूसरी ने ऐसा खाना बनाया जिसे देखकर और खाकर सुषमा की बहन मधुरिमा भी अपनी बहन को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। अब सुषमा बेचारी क्या करती, वो भी अपनी बहुओं को सुनाकर तसल्ली कर लेती है, क्योंकि आखिर बहू भी तो सुषमा की पसंद की थी। राजेंद्र और पंकज दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। राजेंद्र बहुत अमीर था, उसका काफी बड़ा चढ़ा कारोबार था, लेकिन पंकज मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। लेकिन राजेंद्र ने कभी भी अपनी अमीरी को अपने दोस्ती के बीच में नहीं आने दिया। एक दिन वो पंकज से मिलने के लिए उसके घर आता है। भाई, आज तक तो मैंने कभी तेरी और अपनी दोस्ती के बीच अपनी हैसियत को लेकर नहीं आया हूँ। आज तूने हम दोनों के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी है। राजेंद्र, तू यहाँ कैसे? और तुझे किसने बताया मेरे हालातों के बारे में? क्यों, तूने नहीं बताया तो तुझे क्या लगा कि मुझे कहीं से पता नहीं लगेगा? लेकिन मुझसे यह सब छुपाकर तूने ठीक नहीं किया। तूने मुझे बताने लायक तक नहीं समझा। राजेंद्र, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए नहीं बता रहा था कि तू बिना बात के परेशान हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्ती का मतलब होता है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, लेकिन ऐसा करके तूने तो हमारी दोस्ती को ही खत्म कर दिया। अगर तुझे मेरे साथ चलने में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है तो मैं आज के बाद कभी भी तुझसे नहीं मिलूंगा। भाई, तू ऐसा मत बोल। अरे तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर तू मुझसे दूर हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा? अरे अपना दुख सुख किससे बांटूंगा? अरे भाई, मुझसे गलती हो गई। अगली बार से तुझे सब कुछ बता दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। पंकज और राजेंद्र आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पंकज की बेटी गीता राजेंद्र के लिए पानी लेकर आती है और उसे देती है। राजेंद्र गीता को देखकर देखता ही रह जाता है और पंकज से बोलता है, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तेरी बेटी गीता ही है ना? तूने बिल्कुल सही पहचाना, ये मेरी बेटी गीता है। अभी कुछ दिन पहले ही अपने मौसी के यहाँ से आई है। तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढा कि नहीं तूने? रिश्ते तो देख रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। भगवान जाने इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अरे मेरी बेटी की शादी मुझे लगता है कहीं अच्छी ही जगह होगी। अच्छा, ये सब मैं तो मैं भूल ही गया। तुझे आए हुए कितना समय हो गया? अरे बेटा, अंकल जी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी पिताजी, अभी जाती हूँ। गीता इतना कहकर रसोई में जाती है और खाने पीने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद राजेंद्र पंकज के घर से खाना पीना खाकर निकल जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन राजेंद्र के दिमाग से गीता की छवि नहीं हटती और वो एक दिन अपने ऑफिस में बैठा अपने आप से बोलता है, पता नहीं उसे लड़की के साथ मेरा क्या लगाव है, लेकिन मेरे लड़के के लिए गीता से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। मुझे जल्द से जल्द
पंकज से बात करके गीता और अपने बेटे की शादी फिक्स करनी होगी, वरना अनीता मेरे बेटे को किसी अमीर लड़की के झांसे में फंसा देगी। राजेंद्र के घर में उसके फैसले के खिलाफ किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके चलते राजेंद्र अपने दोस्त से बात करके अपने बेटे और उसकी बेटी गीता की शादी करवा देता है। शादी करके गीता अपने ससुराल आ जाती है। तभी राजेंद्र की पत्नी अनीता उससे बोलती है, सुनिए जी, बहू के पिताजी ने तो दहेज दिया नहीं, इसका मतलब आप केवल बहू ही लेकर आए हो। जिस आदमी ने अपनी बेटी दे दी उससे बढ़कर दहेज और क्या ही होगा। और पंकज की हालत तो तुमसे छुपी ही नहीं है, उसके बाद भी तुम दहेज की उम्मीद भी लगा के मत बैठना। इसका मतलब इसके बाप ने कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। तुम्हारे पास कमी किस चीज की है आखिर? भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, उसके बाद भी तुम इतना लालच कर रही हो। सभी को अपने बेटे की शादी में ना जाने कितना दहेज मिलता है, और आपने मेरे हीरे जैसे बेटे की शादी ऐसे फटीचर घर में कर दी जहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिला। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो और इस मुद्दे पर दोबारा फिर कभी बात मत करना। राजेंद्र इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनीता को राजेंद्र का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दिन बीतते हैं और राजेंद्र को अपने काम के सिलसिले में अपने बेटे के साथ बाहर जाना पड़ जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर अनीता एक दिन अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे सोता देखकर बोलती है, ये देखो, सूरज सर पर चढ़ गया है और इस महारानी की अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। ओ महारानी, सोकर उठने का क्या लेंगी आप? माफ करिए, पता नहीं कब लेटे लेटे आँख लग गई, पता ही नहीं चला। तो फिर किसने कहा था कि महारानी की तरह कमरे में आराम फरमाती रहो? तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर नहीं भेजे हैं जो सारा काम करेंगे। जाकर काम करो। क्या मैं और काम करूं? बहू, लगता है तुझे मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी, इसलिए दोबारा पूछ रही है। अगर तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब इस उम्र में मैं जाकर काम करूंगी क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी जाकर काम कर लेती हूँ। लेकिन आप बताइए तो सही कि मुझे क्या काम करना है। एक काम कर, पहले तू पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ले। वो क्या है ना कि शादी के चक्कर में पूरा घर बहुत ही गंदा हो गया है। माँ जी, ये घर तो बहुत बड़ा है, मैं इतने बड़े घर की सफाई अकेले कैसे करूँगी? तो फिर बड़े घर में शादी ही क्यों की थी, जब बड़े घर के कामकाज को संभाल ही नहीं सकती? अभी तेरे पिता को फोन करके पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी लड़की को क्या सिखाया है। नहीं माँ जी, आप मेरे पिताजी को कुछ मत बोलिए, मैं पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लूंगी, फिर चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। गीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। इतने बड़े घर की सफाई करने में गीता का पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन फिर भी घर की सफाई पूरी नहीं हो पाती। तभी वो अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे सफाई करते करते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही फ्लोर की सफाई हो पाई है और रात हो गई है। बाकी की सफाई मैं कल कर लूंगी। क्यों? कल क्यों कर लेगी? जो काम आज के लिए दिया गया है वह तुझे आज ही निपटाना होगा, वरना तू कल का काम फिर कब करेगी? इस तरीके से तो तू कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो कहती है कि रात के समय घर की सफाई या झाड़ू पोछा करना शुभ नहीं माना जाता है, मैं सुबह कर दूंगी। ये सब पुरानी बातें हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे। अच्छा, एक काम कर ले, पहले जाकर रसोई में खाना बना ले, उसके बाद सफाई में लग जाइयो, तेरा काम भी बदल जाएगा। माँ जी को ये क्या हो गया है? जब से ससुर जी गए हैं, काम करवा करवा के उन्होंने अपनी बहू की जान निकाल रखी है। ससुर जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से वापस आ जाइए। कहाँ खो गई है तू, जो सोचना विचारना है? रसोई में जाकर खाना बनाते बनाते सोच विचार कर ले, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। गीता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद अनीता तो खाना पीना खाकर अपने कमरे में आराम से सो जाती है, लेकिन गीता साफ सफाई करने में लगी रहती है। पूरी रात सफाई करने के बाद कहीं जाकर उसका काम खत्म होता है। सुबह होते ही अनीता फिर से गीता को कोई ना कोई ऐसा काम दे देती है जिसमें उसका दिन रात दोनों गुजर जाते थे। अपने पति के न रहने पर अनीता अपनी बहू से काम करवा करवा कर उसकी जान निकाल देती है।
कुछ दिनों बाद ही उसकी हालत एक नौकर से भी कई गुजरी हो जाती है। तभी एक दिन उसका पिता पंकज उससे मिलने के लिए आता है और उसे फटे पुराने कपड़े में काम करते देखकर हैरान रह जाता है। बेटी, तुम इस हालत में कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं पिताजी, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी सास ने मुझसे काम करवा करवा कर मेरी जान ही निकाल रखी है। अब मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। लेकिन बेटा, तुझे काम करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तेरी शादी बड़े घर में इसीलिए करवाई ताकि नौकर चाकर काम करे और तू आराम करे, लेकिन तूने क्या हालत बना रखी है बेटा। अरे नौकरों से काम क्यों नहीं करवाती? तू क्यों करती है? पिताजी, नौकर की कमी नहीं है, लेकिन शायद मैं गरीब घर की हूँ ना, और मैं कोई दहेज लेकर भी नहीं आई हूँ, इसीलिए मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। मेरे ससुर जी के जाने के बाद उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अपनी बेटी की सारी बातें सुनने के बाद वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने दोस्त को फोन करके सारी बातें बता देता है और दोबारा फिर अपनी बेटी को उस घर में ना भेजने की ठान लेता है।